नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त आप टाइम्स ऑफ भारत के साथ हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना, डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी का मतलब होता है मुझसे बात मत कीजिए। इसको लेकर आज जबरदस्त विवाद हुआ। स्मृति ईरानी उंगली दिखाती दिखाई पड़ रही है, वहीं सोनिया गांधी भी गुस्से में दिखाई पड़ रही है। पूरी कहानी क्या है? क्योंकि संसद में जो आज हुआ घमासान, जो हंगामा हुआ, वो आज हमारी बड़ी स्टोरी है। एक एक करके बता देता हूं कि लोकतंत्र में आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच अधीर रंजन चौधरी को लेकर जो उन्होंने एक बयान दिया था, उसको लेकर गर्मा गर्म बहस हुई। डोंट टॉक टू मी तक बात आ गई। और क्या हुआ, कहानी का सच क्या है, ये सब आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी कहानी जो लोकतंत्र में आज आपके लिए लेकर आए हैं, संसद में धरने पर बैठे सांसदों की कहानी, जो लगातार निलंबन के बावजूद संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 20 से ज्यादा सांसदों को अब तक निलंबित कर दिया गया है। अब सरकार कह रही है बहस भी कर लेंगे, महंगाई पे भी कर लेंगे। तो क्या सांसदों को निकाल कर बहस की जाएगी? उसके साथ साथ आज बात करेंगे गुड़गांव के रास्ते में हो रही गौ तस्करी की, उन गौरक्षकों की जहां पर गौ तस्करों और गौरक्षकों के बीच गोली चल गई। और साथ ही साथ आज बात करेंगे सरकारी नौकरी को लेकर संसद में दिए गए सरकार के उस जवाब की, जिसने बताया कि पिछले 8 सालों में सिर्फ 7 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। चौंकिए मत, क्योंकि इससे बड़ा चौंकने वाला जो आंकड़ा है यह है कि कितने लोगों ने इस देश में अप्लाई किया था। इतनी ज्यादा बेरोजगारी है कि जब आप वो आंकड़ा सुनेंगे तो आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे। जो सरकार कल आपको बता रही थी कि देखिए बेरोजगारी घट रही है। 1 घंटे में लगातार आपके लिए एक से एक बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डोंट टॉक टू मी से। डोंट टॉक टू मी जो मैं आपको बता रहा था, जो हमने लिखा है यहां पर, स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी को लेकर आज जिस तरीके का बवाल हुआ संसद में, आज वही हुआ जो अक्सर होता है, रोज ही होता है। खबर वो नहीं है कि हंगामा संसद में हो गया, खबर ये है कि अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर बीजेपी उनसे सॉरी मंगवा रही है, कह रही है कि अधीर रंजन चौधरी को सॉरी बोलना चाहिए। लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच की जो बहस हुई वो बड़ा मुद्दा बन गई। अब कांग्रेस चाहती है स्मृति ईरानी सॉरी बोले, बीजेपी कह रही है कि स्मृति ईरानी को सोनिया गांधी ने धमका दिया। पूरी कहानी क्या है, सच क्या है, हुआ क्या था असल में? एक एक किरदार से हमने बात की। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कि माफी मांगनी चाहिए। इस कृत्य के लिए सोनिया गांधी जी ने ही माफी मांगनी चाहिए। बातों से नहीं, आज शारीरिक रूप से आज चोट आज श्रीमती सोनिया गांधी जी को पहुंच सकती थी। स्मृति ईरानी आपको पता है वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं। उन्होंने बीच में दखलंदाजी की, फिर उन्होंने की, फिर हमने भी की, फिर सबसे सब तब से हुई। पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। ये वाक्य आज राजनीतिक गलियारों में दिन भर गूंजता रहा। इस एक वाक्य पर भयंकर राजनीतिक घमासान छिड़ गया। डोंट टॉक टू मी। ये लाइन सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से कही। क्यों कही, कैसे कही, इस बात पर बहस छिड़ी है। क्योंकि जब ये वाकया हुआ उस वक्त वहां कैमरा मौजूद नहीं था, लेकिन अंदर जो कुछ हुआ वहां मौजूद सांसदों की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले निर्मला सीतारमण का वर्जन सुनिए। महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। ऐसे में दम खाए ये मंत्रीगण भी बोल रहे हैं, हमारे साथ भारती पवार जी भी बोल रहे हैं। जी वहाँ पर आई तो कहीं कथी की, देखिए आपको पता नहीं है कि आपका चुना हुआ जो विपक्ष का नेता है वो किस तरह बोल रहा है, आपको समझ में आनी चाहिए था। आप पूछ रहे हैं तो आपको खुद सोचना चाहिए था। नहीं, आपसे बात नहीं कर रही, उधर विकास जी आपसे बात नहीं कर रही है। हम नहीं कुछ बोले तो गुस्से में बोली सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ऐसे भी तकलीफ में है। निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि सोनिया गांधी ने धमकी भरे अंदाज में स्मृति ईरानी को यू डोंट टॉक टू मी कह दिया। लेकिन निर्मला सीतारमण के दावे को वहां मौजूद कांग्रेस सांसद नकार रहे हैं। मैडम कुछ अपने शांतिपूर्वक कुछ बात करना चाहती थी, तो उसी समय हम लोग भी पीछे से गए।
तो स्मृति ईरानी जी तुरंत आ गई और उनको उंगली दिखा दिखा के कुछ ऐसे शब्द कहे गए जो सम्मान में गलत कहे गए, उनका अनादर किया गया, शर्मनाक चीज है। इसमें इतने में हम सभी सांसद बाहर निकलने लगे, बीजेपी की महिला सांसदों ने और सांसदों को चिल्लाने लगे, हुटिंग करने लगे। तो मैडम वापस मुड़ करके उन महिला सांसद से बात करना चाह रही थी कि भाई क्या बात है। स्मृति ईरानी जी बार बार उंगली दिखा करके मैडम की तरफ इशारा करके बोल रही है कि ये सोनिया गांधी बहुत बोल रही है, ये सोनिया गांधी बहुत बोल रही है। इसका क्या अर्थ है? बीजेपी नेता कह रहे हैं कि सोनिया ने धमकी भरे अंदाज में स्मृति ईरानी से बात कही, वहीं कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने गलत तरीके से बात की। अब दोनों पार्टियों की मांग एक ही है, सॉरी, क्योंकि आज संसद में डोंट टॉक टू मी से पहले सॉरी पर बवाल हुआ। आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बीजेपी ने जमकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के एक बयान पर हंगामा किया। राष्ट्रपति पर अधीर रंजन चौधरी की आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज बीजेपी ने अधीर रंजन चौधरी के साथ साथ सोनिया गांधी से माफी की मांग की। लोकसभा में कांग्रेस पर स्मृति ईरानी जमकर बरसी। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से। वहीं राज्यसभा में निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला। Srimati Sonia Gandhi should come before the nation and apologize to the Rashtrapati and also to the entire country for the insult that her own leader in the Lok Sabha has very generously. It is not a slip of the tongue. It was a deliberate ploy to insult the Rashtrapati, and this is unacceptable. माफी मांगने की मांग उठी तो सोनिया गांधी से सवाल पूछा गया। सोनिया गांधी ने साफ साफ कह दिया कि अधीर रंजन चौधरी पहले ही माफी मांग चुके हैं। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या अधीर रंजन चौधरी ने सच में माफी मांगी है? तो जरा आज दिए उनके हर एक बयान को सुनिए। मैम विल यू आस्क अधीर दा टू अपोलोजाइज? मैम विल यू आस्क अधीर दा टू अपोलोजाइज? ही हैज ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड। बवाल बहुत बड़ा है, इसलिए आज अधीर रंजन चौधरी को पत्रकारों ने जहां देखा वहीं सवाल पूछा। वो लगातार कह रहे हैं चूक हो गई है, कह रहे हैं बंगाली हैं इसलिए हिंदी बोलने के आदी नहीं है, गलत शब्द बोल गए। लेकिन सभी बयानों को सुनकर ये साफ है कि अभी तक उन्होंने माफी नहीं मांगी। हाँ, ये जरूर कहा कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति से माफी मांग लेंगे। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति से मिलने का समय भी मांगा है जहां वो माफी मांग सकते हैं। लेकिन साथ ही बात यह भी है कि अधीर रंजन चौधरी एक सम्मानित पद पर बैठे हैं, उन्हें कुछ भी बोलने से पहले तोल कर बोलना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि संसद का एक और दिन बर्बाद हो गया। वो हंगामे, माफी की मांग और यू डोंट टॉक टू मी के विवाद के बीच जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी लेने वाले सांसद संसद तो पहुंचे, लेकिन बिना किसी सकारात्मक चर्चा के वापस लौट गए। एक और दिन संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जो हैं जयराम रमेश, उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है स्पीकर को और कहा है कि स्मृति ईरानी ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करके सोनिया गांधी से बातचीत की। ये पूरे विवाद पे अब कांग्रेस की तरफ से शिकायत भी दर्ज कराई गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संसद से निलंबित विपक्ष के सांसदों के धरने की। दिल्ली में भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से निलंबित सांसद अब संसद के मेन एंट्रेंस के पास बैठे हुए हैं। सांसद बीते 30 घंटे से संसद परिसर में है। 50 घंटे का पूरा ये उनका धरने का कार्यक्रम है। इस धरने का एक सबसे नया वीडियो सामने आया है जिसमें सांसद जो हैं वो गाना गाते दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां मोदी न हो, जहां शाह न हो, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां मोदी न हो, जहां शाह न हो, जहां रोटी वक्त पे मिले, एक ऐसे गगन के तले हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं
एक ऐसे गगन के तले जहां मोदी ना हो, जहां शाह ना हो, जहां। संजय सिंह हैं, ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद गाना गा रहे थे। गाने को उन्होंने राजनीतिक रूप जरूर दे दिया है और संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर। लोकतंत्र में बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 20 सांसदों से ऊपर सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। मैं उस पर थोड़े सवाल पूछने से पहले, ये गाना जो आपने एक नया बना दिया, आप गायक बन गए राज्यसभा एमपी से, वो गाना क्या था? जरा 2 लाइन हमें भी सुना दीजिए। देखिए, गाना तो आज से नहीं, मैं 17 साल के छात्र आंदोलन की राजनीति से मैं हो गया करीब 33 साल हो गया सार्वजनिक जीवन में। तो ये कोई पहली बार मैं गाना नहीं गा रहा हूँ। मैं गाना गाने का शौक भी रखता हूँ और खास तौर से आंदोलन में कुछ क्रांतिकारी गीत या कुछ गीत अपने से बना के गाते रहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। बड़ी बात यह है कि जिस बात के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं उस पर सरकार हमारी बात सुनने के बजाय हर दिन सस्पेंशन कर रही है जी। आज हमारे गुजरात के प्रभारी और राज्यसभा के सांसद संदीप पाठक जी को, हरियाणा के प्रभारी और राज्यसभा के सांसद सुशील गुप्ता जी को सस्पेंड कर दिया गया। और हम तीनों सांसदों का जुर्म एक ही है, एक ही अपराध है हमारा कि 75 लोगों की जान जहरीली शराब पीने से गुजरात में चली गई। हम कह रहे हैं सरकार इस पर जवाब दे। सरकार जवाब देने के बजाय रोज सस्पेंशन पे सस्पेंशन कर रही है। कुल मिलाकर तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या देश के सर्वोच्च सदन में हम यहाँ घूमने आते हैं? क्या 2000 रुपए सांसदों को जो मिलता है सदन की कार्रवाई का, वो यहाँ आके सिर्फ नाश्ता करके और घूम के वापस चले जाएं घर? इसलिए आते हैं क्या? अगर 27 साल से जिस बीजेपी का राज है गुजरात में, वहां पर बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत सदस्य जहरीली नकली शराब बनाते हुए पकड़ा जा रहा है, तो क्या यह नहीं माना जाएगा कि गुजरात संजय जी संरक्षण में आप बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सांसद जो आते हैं वो क्या इसी काम के लिए आते हैं वहां पर? तो लोग ये भी पूछेंगे कि ये सांसद 2000 रुपए के जो मिलता है आपको डेली का भत्ता, जब आप संसद में सदन चल रहा होता है, तो क्या स्पीकर के ऊपर पेपर फेंकने के लिए आते हैं, प्लकार्ड लेके शोर मचाने के लिए आते हैं, या फिर कोई मुद्दों पर बहस करने के लिए आते हैं? तो किस बात पे पेपर फेंका? पिछली बार भी आपको याद होगा ऐसे ही मेरी आलोचना पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम घूम के कर रहे थे। किस बात के लिए पिछली बार हंगामा हुआ था? 3 काला कानून देश के अन्नदाताओं के खिलाफ लाया गया था और उस पर जब मैंने पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेस्ट किया, ठीक है टेबल पे भी चढ़ गया, मैं मानता हूं अपनी बात, लेकिन जब आप देश के अन्नदाताओं के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, हम सरकार से डिवीजन की मांग कर रहे हैं, आपने नहीं सुना बात, तो हमने अपना तरीका अपनाया, आपने सस्पेंड कर दिया। पूरी रात उस समय भी संसद के परिसर में हम लोग बैठे थे। क्या हुआ उसमें? 1 साल तक देश का अन्नदाता सड़क पर बैठा रहा। बाद में मोदी जी ने कहा हमारी तपस्या में कमी रह गई, काला कानून वापस लेते हैं। आपने मजाक बना रखा है इस देश को। आपको जब मर्जी आएगी कोई भी कानून पास करेंगे, जब मर्जी आएगी कोई भी कानून वापस लेंगे जी। पहले दिन ही हमारी बात मान लेते तो क्यों जरूरत पड़ती हमें टेबल पे चढ़ने की? तो क्या अगर आज गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाए तो मुझे कौन सी जरूरत है और एक उच्च स्तरीय जांच हो जाए जिन लोगों की जान गई है उस पूरे मामले में, तो कौन सी जरूरत है यहाँ हंगामा करने की? तो वो तो गुजरात सरकार कराएगी ना। नहीं तो गुजरात सरकार ने कुछ कराया? मतलब दिल्ली के अंदर कुछ हो जाए, दिल्ली के अंदर कुछ हो जाए और बीजेपी वाले कहें संसद में आके हंगामा करके कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सस्पेंड कर दीजिए, और उसके बाद फिर मैंने तो चर्चा की मांग की जी। उस चर्चा के दौरान अपनी बात में कहता, अभी तो बात ही नहीं शुरू हुई थी। पर सरकार कहती बात है, भी नहीं शुरू हुई, सरकार ये कह रही है कि आप लोग पूरा एजेंडा डिक्टेट थोड़ी कर सकते हैं, ये आप थोड़ी हर बार तय कर सकते हैं कि जब किसी सांसद का मन करा कि इस बात पर आप चर्चा कीजिए तो उसी पे चर्चा। क्या ये नहीं तो क्या ये डिक्टेट करेंगे इस देश को? जो लोग अपने पूंजीपति मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर देते हैं, जो कहते हैं कि गरीब के लिए हमारे पास पैसा नहीं, जीएसटी कम करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं, नौजवानों को रोजगार देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं, माताओं बहनों को सुविधा देने के लिए, महंगाई से राहत देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन मोदी जी अपने एक करीबी मित्र को 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन देते हैं। इतना लोन अगर आपको मिल जाए ना,
अंकित त्यागी जी, तो आप भी बिल गेट्स से ज्यादा अमीर हो जाएंगे, आप भी बिल गेट्स से ज्यादा अमीर हो जाएंगे। संजय जी, लोगों को लोन मिल रहा है, कुछ मंत्रियों के घर से बहुत पैसा निकल रहा है, लेकिन मैं आपसे, सरकार किसके लिए चल रही है? मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, चल रही है चंद पूंजीपतियों के लिए। या तो विपक्ष का हंगामा होता है या सरकार विपक्षी नेताओं की बात पर हंगामा करती है। कुल मिलाकर संसद का जो सेशन है वो धुल जाता है। बात कैसे बनेगी? मैं मानता हूं जिम्मेदारी सरकार की है कंसेंसस बनाने की। आपको लगता है कोई रास्ता निकल सकता है या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, ऐसा है कि मैं कह रहा हूं कि कॉर्पोरेट टैक्स आपने घटा के 30% से 22% कर दिया। गरीब के दूध पे, दही पे, छाछ पे, आटा पे, दाल पे, चावल पे, अस्पताल के कमरे पे आपने बेतहाशा टैक्स बढ़ा दिया। हाँ। तो क्या इसका विरोध हम लोग नहीं करेंगे? पूंजीपतियों को तो आप 1,45,000 करोड़ रुपए का टैक्स राहत देते हैं और गरीब आदमी के ऊपर टैक्स का बोझ लाते हैं। अब सरकार कह रही है कि हम महंगाई पर जो चर्चा करने को तैयार हैं, पर उस महंगाई की चर्चा में आप नहीं होंगे, आप जैसे और 20 सांसद नहीं होंगे। हाँ, तो आप जबरदस्ती करके सबको सस्पेंड करके बाहर करते जाएंगे, तानाशाही दिखाते जाएंगे। आज भी हमारे 2 सांसदों को सस्पेंड कर दिया इन लोगों ने, तो इसका इलाज हमारे पास थोड़ी है। आपको लगता है कि सरकार बहस कराना चाहती है पर विपक्ष के सांसदों को नहीं चाहती उस बहस में? ये तो विपक्ष ही नहीं चाहते, ये तो चाहते हैं कि सारे विपक्ष बाहर बैठे रहें, सदन में जो चाहे ये ताली बजा के पास कर लें। संजय जी, निलंबन ताली बजा के पास कर लें, संदीप पाठक, सुशील गुप्ता का निलंबन ताली बजा के पास कर लें, तो यही चाहते हैं। 2 छोटे-छोटे सवाल हैं, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। आज बीजेपी के कुछ नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि जो विपक्षी सांसद हैं, आप और बाकी जो लोग हैं, गांधी मूर्ति के पास बैठकर चिकन पार्टी कर रहे हैं। अरे भाई, तो ऐसा कीजिए कि एक डॉक्टर भेजिए, उनसे कह दीजिए सारा काम छोड़ के पहले 3 पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से मेरी तरफ अनुरोध कर लीजिए, मेरी तरफ से, कि वो कोई डॉक्टर भेज के पहले मेरे पेट का ऑपरेशन करके कल से आज तक जो खाया है निकाल के चेक कर लें। ये कोई बात, फालतू की बातें ये लोग मुद्दा बनाते हैं। जिस चीज पे जवाब देना है, जो गरीब भूखों मर रहा है, उस पे जवाब दे नहीं रहे हैं। कौन का खाया, कौन क्या नहीं खाया। अरे अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, गुजारिश है, सवाल नहीं है। वो थोड़ा सा गाना हमारे दर्शकों को सुना दीजिए जो अभी आप मोदी जी और अमित शाह जी को लाइन में पिरोकर आप गा रहे थे। तो एक बार जरा सुना दीजिए। वीडियो तो आपने डाली दिया है, तो जनता सुन लेगी, थोड़ा सा दर्शक भी समझ लेंगे आप कहना क्या चाह रहे हैं। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां मोदी ना हो, जहां शाह ना हो, जहां युवा को नौकरी मिले, एक ऐसे गगन के तले, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां मोदी ना हो, जहां शाह ना हो, जहां बच्चों को दूध मिले। चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जनता और बीजेपी भी यही कहेगी, देखिए मोदी जी और शाह जी जनता से चुने हुए लोग हैं, तो आपकी मनोकामना गाने से पूरी होती हुई अभी तक तो जब तक जनता का उनको आशीर्वाद है वो होती पूरी दिख नहीं रही। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि संसद कैसे चले, सरकार कैसे विपक्ष को अपने साथ लेके चले, क्योंकि जिम्मेदारी कुल मिलाकर विपक्ष की से साथ सरकार की ज्यादा बनती है कि संसद की कार्रवाई को ठीक तरह से सुचारू रूप से चलाया जाए। ऐसा नहीं हो सकता है इस देश के लोकतंत्र में कि सरकार सबको बाहर फेंकती रहे और उसके बाद अपनी मर्जी से बुलडोज करके अपने जितने भी बिल हैं या जो भी संसद का काम है उसको पूरा करा ले। आगे बढ़ते हैं और अब आपको गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव से आई गौ तस्करों की एनकाउंटर की दिल दहलाने देने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। एक्शन से भरे ऐसे एनकाउंटर से जो रफ्तार है, शूट आउट है, स्टंट है, मतलब पूरी फिल्मी कहानी है, पर मुद्दा बहुत बड़ा है। इस रिपोर्ट में देखिए। विलन है, अपराध है, एक्शन है, शूट आउट है और रात के अंधेरे में सड़क पर खतरनाक रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां हैं। तस्वीरें
देखकर लगता है कि ये किसी फिल्म का कोई सीन है, लेकिन ऐसा है नहीं। तस्वीरें बिल्कुल असली हैं, अपराधी भी असली हैं और फायरिंग भी असली। अचानक रात के सन्नाटे को चीरती हुई दो गाड़ियां बारिश के बीच तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ती दिखाई देती हैं। इनका टारगेट होता है आगे चल रहा ट्रक। ये कार ट्रक के बराबर में चलने लगती है, तभी एक आवाज आती है। इसके बाद ट्रक फिर आगे निकल जाता है। इसी बीच कार में बैठे लोग जो कह रहे हैं उसे गौर से सुनिए। सड़क पर ये चेज इसके बाद भी जारी रहती है, लेकिन आपको ये बता दें कि इनकी बातों से ये साफ हो जाता है कि जिस ट्रक का पीछा किया जा रहा है उसमें गाय है और जो लोग इनका पीछा कर रहे हैं उनकी पहचान गोरक्षक बताई जा रही है। कार में बैठे गोरक्षक किसी भी तरह से इस ट्रक को रोकने की कोशिश में है, लेकिन ट्रक रुकने को तैयार नहीं। बीच हाईवे पर यह धरपकड़ जारी है। इसके बाद एक बार फिर दोनों गाड़ियां बराबर में चलने लगती हैं। ट्रक का हेल्पर कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है और फिर एक आवाज आती है। इसके बाद कार के अंदर से ट्रक पर फायरिंग होती है। गोली चलने की आवाज आने के तुरंत बाद ट्रक बीच सड़क पर 360 डिग्री घूम गई। किसी तरह ट्रक ड्राइवर ने बैलेंस बनाया और फिर भागने की कोशिश करने लगा। ट्रक के पीछे से दो लोग ऊपर की तरफ दिखाई देने लगे। तभी सीन में एक पिकअप वैन आ गई और ट्रक को टक्कर मारते हुए उसे रोकने की कोशिश में लग गई। गाड़ी में बैठे लोग किसी तरह इस ट्रक को रोकने की कोशिश में लगे हैं। इसके बाद फिर गोली चलने की आवाज आई, लेकिन यह धरपकड़ थमी रही। ट्रक फिर से सड़क पर लहराया और डिवाइडर से टकराकर आखिरकार ये रुक गया। ट्रक में सवार लोग भागे, पीछा करने वाली गाड़ी से उतरकर भी लोग भागे। हाईवे पर पीछे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और गोरक्षक जश्न मनाने लगे। जय गौ माता की, जय श्री राम। भाई एक और बड़ा धमाका। 2 मिनट की दिल दहला देने वाली इस चेज में आखिरकार गो तस्करों को दबोच लिया गया। के भरे टाटा में कितनी गाय है? कहाँ तो भर के लेकर आया? क्या टीम पकड़ गया? कितनी गाय है? इन गो तस्करों की 2 गाड़ियों से कुल 26 पंच बरामद किए गए। 4 लोगों को दबोचा गया, जिनके पास एक देसी कट्टा भी मिला। ये पूरा घटनाक्रम गुरुग्राम के केएमपी एक्सप्रेसवे पर सुबह 4:30 बजे हुआ। ये जो आप देख रहे हैं, ये कुंडली के साइड, सोनीपत के साइड से, रोहतक के साइड से रोड आ रहा है। इस साइड से ट्रक आया था, वो ट्रक हमने रुकवाया, ट्रक रुका नहीं। फिर काफी करीब 1 किलोमीटर उसके पीछे लगने के बाद ट्रक को पकड़ा, जाम लगवा के पुलिस के सहयोग से। उसमें 2 को तस्कर पकड़े और 26 गोवंश पकड़े हैं। फिर करीब 10 मिनट के बाद एक टाटा पिकअप आ जाती है, उसका भी पीछा ऐसे ही करते हैं। उसका पीछा करने के बाद उन्होंने, उसका टायर फट जाता है एक पत्थर में लगकर, और टायर फटने के बावजूद वो गाड़ी को घुमा रहा है जैसे टक्कर मारने के लिए। उससे बाल बाल बचकर पुलिस के सहयोग से उनको पकड़ा, जिनमें 2 को तस्कर थे, और पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो उनके पास एक अवैध हथियार भी मिला है। देख सकते हैं ये ट्रक है जिसमें गौवंश जो थे वो भरे हुए थे। साथ ही साथ इसके साथ एक टाटा पिकअप जो थी उसमें भी गौवंश भरे हुए थे। जैसे ही गौ तस्करों की नज़र पड़ती है उसके बाद इनका पीछा किया जाता है और इसके बाद इनको पकड़ा जाता है। फिलहाल जो गौ तस्कर पकड़े गए उनसे पूछताछ किया जा रहा है, लेकिन शुरुआती जांच के बाद ऐसा कहना है कि ये लोग यूपी से आ रहे थे और मेवात की तरफ जा रहे थे। इसी बीच जो नज़र है गौ रक्षकों की वो इन पर पड़ गई, जिसके बाद इन्हें पकड़ा गया। ये ट्रक है जिसमें गौवंश भरे हुए थे। साथ ही साथ दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। एक जरूरी बात इस पे जरूर है, गौ तस्करी रुकनी चाहिए, पुलिस को सख्ती करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो सकता कि कल कोई भी बंदूक उठाकर अपने आप को गौरक्षक कहकर किसी के ऊपर भी फायरिंग करने लगे। अगर ये गौ तस्कर थे भी तो इनको पुलिस को इन्फॉर्म करके इनको पकड़वाना चाहिए था। खुले में इस तरह से गोली चलाते हुए किसी को भी लग सकती थी
और वहां पर उस पूरे हाईवे पर एक बड़ी घटना भी हो सकती थी, दुर्घटना हो सकती थी। इस देश में किसी को भी कानून और बंदूक का सहारा इस तरीके से, कानून का बिना सहारा बंदूक के सहारे अपनी मनमानी करना बिल्कुल भी गैर कानूनी है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, छोटा सा एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारी स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हो जाएगा, जिसमें अकूत संपत्ति जिसे कहते हैं ना, करोड़ों रुपए, कैश ही कैश, करप्शन, सनसनीखेज किस्सा, उसमें कई तरह की बातें अभी इन्वेस्टिगेशन में जारी हैं। सिर्फ 2 फ्लैट में 50 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं, उसकी कहानी पश्चिम बंगाल से ब्रेक के बाद। शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज से कर रहे हैं। इस वक्त टीएमसी के पार्थ चैटर्जी सस्पेंड कर दिए गए हैं। पार्थ चैटर्जी को पार्टी से भी निलंबित किया जा सकता है। पार्टी के सभी पदों से चैटर्जी को निलंबित किया जा सकता है, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। पार्थ चैटर्जी पर अभिषेक बैनर्जी का बड़ा बयान आया है। पार्टी में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है, ऐसा अभिषेक बैनर्जी ने कहा है। उनको मंत्री पद से पहले ही हटा दिया गया है और अब पार्टी से भी उनके निकाले जाने की खबर इस वक्त आ रही है। चलिए, तो आज पूरी जो कहानी है वो आपको बताते हैं, जो पश्चिम बंगाल में पूरी जो धन लीला चल रही है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आज आपको दिखाएंगे कि पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के करप्शन का सनसनीखेज किस्सा क्या है। मैं इसको जरा रख देता हूं इधर और आपको ये दिखाता हूं। ये तो आप जो देख रहे हैं ना, 2 लोग देख रहे हैं, पार्थ चैटर्जी और अर्पिता, उनको आप देख रहे हैं। उनके घर से, 2 घरों से 21 करोड़ 29 करोड़ रुपए मिले हैं। अब मेरे हाथ में ये 2000 रुपए का नोट है और ये 500 रुपए का नोट है। जरा मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा इसको जूम इन करके जरा इधर आ जाइए, थोड़ा पास आ जाइए। ये दिखाते हैं, ये 2000 का नोट है, 500 का नोट है। आज जब मैं ऑफिस पहुंचा तो 2000 का नोट ढूंढने में मुझे कम से कम 50 लोगों से पूछना पड़ा किसी की जेब में 2000 का नोट है क्या, तब ये नोट मिला। 500 का नोट तो अक्सर लोगों की जेब में मिल ही जाता है। अब आप सोच के देखिए, अगर मैं 50 करोड़ रुपए को आधा आधा कर दूं, 25 करोड़, 25 करोड़ में 1,25,000 2000 के नोट होते हैं। 1,25,000 2000 के नोट जो देश में मिल ही नहीं रहे। और 500 के नोट, अगर बाकी में 25 करोड़ की बात करूं तो वो 500 के नोट बन जाते हैं 5 लाख नोट। 1,25,000 नोट, 5 लाख नोट। इस पूरे स्टूडियो में अगर इसको लगा दिया जाए तो हम भर नहीं पाएंगे। इतना पैसा, इतनी दौलत सिर्फ 2 फ्लैट में 2 रेड में मिला है। अब आप सोचिए, आम जनता के नाम पर, जन सरोकार के नाम पर राजनीति करने वालों के पास इतना धन, वो भी कैश में, आता कहां से है? पश्चिम बंगाल की पूरी धन लीला हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। पहले 21 करोड़, अब 29 करोड़, करोड़ों के जेवर, लाखों के विदेशी नोट, और अकूत दौलत के दस्तावेज। टीएमसी के कद्दावर नेता पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे ठिकाने से जितने हरे और गुलाबी नोट मिले, उसके मुकाबले पिछली बार बरामद कैश भी कम पड़ गया। बेशुमार नोटों की इतनी गड्डियां मिली, सोने के इतने जेवरात मिले कि ईडी के अफसरों को गिनने और तौलने में 18 घंटे का वक्त लग गया।
यही वो फ्लैट है, फ्लैट 8A बल्गारिया का क्लब टाउन हाइट्स का, जहां पर अर्पिता मुखर्जी का घर है। और यहीं पर कल रात को 18 घंटे के बाद ईडी ने 28 करोड़ 6 केजी गोल्ड और बहुत सारे डीड्स बरामद की है। ये सब ईडी ने जब्त कर लिया है और यहाँ पर ईडी ने अपना सील लगा लिया है। ये फ्लैट अब सील्ड है, पर प्रश्न अभी ये उठ रहा है कि और कितना पैसा कहाँ पर रखा हुआ है, यही ईडी निकालने की कोशिश कर रही है। ईमानदारी से पाई की कमाई में खुद को खपा देने वाले हर हिंदुस्तानी के लिए नए नए नोटों का ये अंबार और चमकते दमकते जेवरात का भंडार किसी फिल्मी फसाने से कम नहीं है। हमें और आपको क्या यकीन तो पार्थ की करीबी अर्पिता की पड़ोसी को भी नहीं हो रहा है। कुबेर का खजाना ही लग रहा था, जो अभी तक मैंने मूवी में देखा था, अब मैं रियल में देख रही हूँ। तो देख तो क्या रही हूँ, टीवी में ही दिख रहा है मेरे को, रियल में तो कुछ वैसे भी दिखा नहीं, सब ट्रंक के अंदर ही था, बाहर तो कुछ भी नहीं था। कैसा महसूस हुआ, इतना सारे ईडी ऑफिसर्स, इतना सब ट्रंक्स निकल रहे हैं, ये कैसा लगा आपको? पहले तो नहीं लगा ऐसा कि मतलब शायद मूवी में ये सब सीन देखा होगा, अब रियल में देखे लग रहा है शायद कभी देखा है और कभी देखेंगे नहीं, अब तो कभी नहीं देखेंगे, बस फर्स्ट टाइम था जो मेरे फ्लोर पे था तो मैं देख ली। जिन्होंने सरकारी टीचर बनने के लिए जी तोड़ मेहनत की वो आज भी सड़कों पर हैं, लेकिन जिन्होंने इन नोटों को लुटाकर सरकारी नौकरी लूट ली वो आज मजे की जिंदगी काट रहे हैं। परीक्षा पास करने के बावजूद नौकरी के लिए मारे फिर रहे नौजवानों की दुख भरी दास्तान भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के 2 ठिकानों से मिली दौलत का हिसाब बता देते हैं। 22 जुलाई को अर्पिता मुखर्जी के साउथ कोलकाता वाले फ्लैट से 21 करोड़ कैश बरामद हुआ था, जबकि 27 जुलाई को बेलघोरिया वाले घर से 29 करोड़ नकदी बरामद हुई। यानी अर्पिता के दोनों ठिकानों से अब तक करीब 50 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। बड़ी बात यह कि अर्पिता के घर में कुबेर का खजाना था, लेकिन सूत्रों से जानकारी के मुताबिक उसने करोड़ों के कैश को लेकर ईडी को जो बताया उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ईडी का अर्पिता को क्वेश्चनिंग चालू है और जाना जा रहा है ईडी सूत्रों से कि अर्पिता ने कहा है कि उसका ये जो पैसा रखा गया है ये फ्लैट में, ये उसका नहीं है, ये है पार्थ चैटर्जी का, जो तृणमूल के एक मंत्री है और महासचिव है। अब पार्थ चैटर्जी के ऊपर जब पूरा दोष आ रहा है, अर्पिता का कहना है कि उसको पता था कि पैसा रखा जा रहा है, पर ये पैसा उसका नहीं, पार्थ चैटर्जी का था, और उनको वो कमरों में जाने का इजाजत भी नहीं था जहां पर वो पैसा रखा जा रहा है। ईडी की हिरासत के दौरान अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी से पूछताछ के बाद 27 जुलाई को जब छापेमारी हुई तो बेलघोरिया के इस फ्लैट में इतना कैश मिला कि एक बार ईडी की टीम भी सन्न रह गई। सूत्रों के मुताबिक ताला तोड़ने के बाद ईडी की टीम अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट में दाखिल हुई और जैसे ही वार्डरोब और अलमारी खोली 2000 और 500 रुपए के नोटों के बंडल बरसने लगे। नोट इतने थे कि गिनती के लिए एसबीआई से 4 बड़ी मशीनें मंगानी पड़ी। गिनती पूरी हुई तो इन्हें लोहे के 10 संदूकों में भरकर ट्रकों पर लादकर ले जाना पड़ा। आरोप है कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ, पैसों के बदले नौकरियां दी गई। जब ये घोटाला हुआ तब ममता सरकार में शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी थे। घोटाले की सीबीआई जांच के दौरान अवैध लेन देन का खुलासा हुआ तो ईडी की एंट्री हुई। बताया जाता है कि ईडी ने छापेमारी की तो पार्थ चटर्जी के घर से कई पर्चियां मिली। इन्हीं पर्चियों के जरिए अर्पिता मुखर्जी का सुराग हाथ लगा और जब ईडी की टीम ने अर्पिता के ठिकानों पर रेड मारी तो करोड़ों कैश, गोल्ड और प्रॉपर्टी के सबूत मिले। टाइम्स नाउ ऑफ भारत को भी अर्पिता मुखर्जी की एक प्रॉपर्टी के दस्तावेज हाथ लगे हैं। ये वही प्रॉपर्टी है जहां बीते शुक्रवार को छापेमारी के दौरान ईडी को 21 करोड़ से ज्यादा कैश मिला था। ये प्रॉपर्टी 75 लाख में खरीदी गई। इसकी रजिस्ट्री इच्छा एंटरटेनमेंट के नाम है, जिसकी डायरेक्टर खुद अर्पिता मुखर्जी हैं। रजिस्ट्री के दौरान अर्पिता ने अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड भी जमा किए थे। ये प्रॉपर्टी 24 जनवरी 2022 को खरीदी गई। सबसे अहम बात तो ये कि प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर पार्थ चटर्जी के घर से मिले
और यहीं से ईडी को पार्थ और अर्पिता के कनेक्शन का पहला लिंक मिला। बताया जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज की मालकिन है, पर देखा जा रहा है कि ये उनकी निजी जो कमाई है वो बहुत ही कम है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे इतने बड़े प्रॉपर्टीज की, कीमती प्रॉपर्टीज की मालकिन कैसे बनी अर्पिता मुखर्जी। ईडी सूत्रों से यही पता चला कि ईडी को शक है कि अर्पिता मुखर्जी इतने सारे प्रॉपर्टीज के मालकिन पार्थ चैटर्जी से दिया हुआ पैसे से ही बनी है। कोलकाता से दिल्ली तक सुर्खियों में छाई अर्पिता मुखर्जी खुद को एक्ट्रेस बताती हैं। 2008 से 2014 के बीच अर्पिता ने बंगाली और उड़िया फिल्मों में साइड रोल किए हैं। अर्पिता मिडिल क्लास फैमिली से आती है और कोलकाता के बेलघोरिया में रहती है। उसने बांग्ला फिल्मों के एक्टर प्रोसेनजीत चटर्जी के साथ फिल्म मामा भगने में काम किया है। इसके अलावा वो कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा उत्सव समिति की स्टार प्रचारक भी रह चुकी है। इस समिति से पार्थ चटर्जी भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ईडी के शिकंजे में हैं। कहा जा रहा है कि पूछताछ के दौरान उससे कई राज खोले हैं। अर्पिता के मुताबिक पार्थ चटर्जी ने उसके घर को मिनी बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। वो खुद सारे पैसे पैक करके एक ही कमरे में रखते थे। अर्पिता ने बताया कि उस कमरे में पार्थ चटर्जी और उनके लोग ही अंदर आते थे। पार्थ चटर्जी की इजाजत के बिना कोई भी उस कमरे में नहीं जाता था। छापेमारी के दौरान अर्पिता के ठिकाने से एक काली डायरी मिलने की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि अर्पिता के घर से मिली काली डायरी में घोटाले के कई अहम सुराग दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक इस काली डायरी में 4 महिलाओं और 1 अधिकारी का नाम भी लिखा है। ईडी जल्द ही इन सभी को सम्मन कर पूछताछ कर सकती है। ईडी जानना चाहती है कि इस नेक्सस से इन 5 का क्या कनेक्शन है। क्या ये 5 भी इस रैकेट का हिस्सा थे? पता चला है कि 40 पन्नों की ब्लैक डायरी में पैसों के लेन देन की बात है। इस डायरी में यह भी लिखा है कि मेरिट लिस्ट में किन किन को लेना है। ऐसे कैंडिडेट के नाम भी हैं जिन्हें परीक्षा में पास होने लायक नंबर भी नहीं मिले, लेकिन उनके नंबर बढ़ाकर उन्हें पास कराया गया। इसके अलावा किसने कितने रुपए दिए और कितना बकाया रखा है, ये सब भी दर्ज है। काली डायरी में एजेंटों के नाम भी लिखे हुए हैं जिन्हें पैसा कलेक्ट करने के लिए भेजा जाता था। इसके अलावा कई बातें कोड वर्ड में लिखी गई हैं। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सवाल जवाब लगातार जारी हैं। कई राज खुल चुके हैं तो अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। आपको उन बेरोजगार लेकिन काबिल उम्मीदवारों की जुबानी भर्ती घोटाले की कहानी भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जानना यह भी जरूरी है कि पूरा स्कैम है क्या।